आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ फारूक और आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी अफसोस होने लगे समाज में कैसे कैसे लोग हैं और किस तरह की बुराइयों को अंजाम देते हैं। इस घटना में एक व्यक्ति होता है जो अपने ही पत्नी के को इतना प्रताड़ित करता है, इतना परेशान करता है कि वो उसको एक दिन छोड़ के चली जाती है। और यहीं से जो कहानी शुरू होती है उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी अफसोस होगा कि एक मासूम बच्ची के साथ किस तरह का अन्याय होता है। राजस्थान का एक जिला लगता है जोधपुर, और जोधपुर का इलाका पड़ता है एक लोधी। लोधी की ये घटना होती है। व्यक्ति होता है जो अपनी पत्नी पे आए दिन शक करता है और इसी शक के कारण उसको हमेशा मारता है, पीटता है। हालांकि जो महिला होती है वो अपने बेगुनाही का सबूत उसे हर बार पेश करती है, हर बार बताना चाहती है, लेकिन वो व्यक्ति होता है जो मानने का तैयार ही नहीं होता है। वो किसी न किसी बहाने अपनी पत्नी को पीटता रहता है। कोई भी छोटी सी गलती हो जाती हो तो अपनी पत्नी को बेहताशा मारता है, बेमरवत मारता है। और ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, कुछ सालों का वक्त गुजरता है। वो पत्नी इतनी परेशान हो जाती है इस व्यक्ति से कि उसे छोड़ने का फैसला कर लेती है और एक दिन उसको छोड़ के चली जाती है और एक पत्र छोड़ के जाती है। उस पत्र में लिखा होता है कि मैं अपनी मर्जी से तुमको छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे साथ रह पाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि तुम मुझे मारते हो, परेशान करते हो। हालांकि मैं किसी भी तरह से गलत नहीं हूँ, लेकिन तुम हर बार मुझ पर शक करते हो और मैं तुम्हारे घर को और तुम्हारे परिवार को और तुमको भी छोड़ के जा रही हूँ और एक अपनी मासूम सी बच्ची को तुम्हारे हवाले छोड़ के जा रही हूँ। तुम इसका हालांकि महिला उस छोटी सी बच्ची को छोड़ के चली जाती है और सोचती है कि उसका जीवन तो सुखमय बीत जाएगा, लेकिन इस बच्ची के बारे में कभी सोचती ही नहीं, उसकी ममता कभी जागती नहीं। वो 3 साल की बच्ची को छोड़ के चली जाती है। वो कभी इसके बारे में सोच ही नहीं पाती कि उस बच्ची का भविष्य क्या होगा उसके जाने के बाद। और वो अपने रास्ते पे चली जाती है। उसको लगता है कि उसको लगता है कि वो अपने पति को छोड़ के चली जाएगी तो उसका जीवन खुशमय हो जाएगा। लेकिन एक रत्ती भर का उस महिला के अंदर ये ख्याल नहीं आता कि वो अपनी बच्ची को, मासूम सी बच्ची को छोड़ के चली जाएगी, उसका भविष्य क्या होगा, उसका जीवन क्या होगा, उसे किस परेशानियों को झेलना पड़ेगा। और वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। और वो महिला अपनी छोटी सी बच्ची को जब छोड़ के चली जाती है, वो बच्ची करीब 3 साल की हो रही होती है जब वो महिला छोड़ के उसे जाती है। जो इस बच्ची के साथ गुजरता है वो बड़ा ही भयानक होता है, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 14 अप्रैल 2021 की बात होती है। एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसके साथ एक 15 साल की बच्ची भी होती है। उसके नाक पे किसी प्रकार का चोट लगा और देता है। वो उसको इलाज के लिए एक अस्पताल पड़ता है, वहाँ पे लेके आता है, जिसका नाम होता है एएमडीसी अस्पताल में लेके जाता है और बताता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को चोट लग गया, इसका इलाज करिए। जब डॉक्टर पूछते हैं कि इस बच्ची को चोट कैसे लगा, तो वो व्यक्ति बताता है कि ये मोहल्ले के लड़कों के साथ खेल रही थी और इसी में से किसी बच्चे ने इसके नाक पे दांत से काट लिया है और खून काफ़ी बार होता है। डॉक्टर उस व्यक्ति को वहीं बाहर बैठाते हैं और उस बच्ची को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। और थिएटर में ले जाने के बाद एक डॉक्टर पूछ बैठता है कि बेटी तुमको ये चोट कैसे लगी, तो वो कुछ और ही बताती है, जिसको सुनने के बाद वो लोग चौंक जाते हैं। बच्ची बताती है कि वो खेल रही थी और खेलते खेलते उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके नाक पे चोट लग जाती है। हालांकि इस बातों से कहीं ना कहीं डॉक्टर को आशंका हो जाती है कि ये दोनों लोग दो तरह की बातें क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो बताता है कि किसी बच्चे ने इसके नाक पे दांत से काट लिया है, लेकिन लड़की कुछ और ही बता रही होती है। कहीं ना कहीं डॉक्टरों का शक गहराने लगता है कि कुछ मामला अलग ही है। डॉक्टरों को समझते देर नहीं लगती कि इस मामले में कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है और वो लोधी थाने में फ़ोन कर देते हैं। कुछ ही पलों में पुलिस आती है और उस बच्ची से पूछताछ करती है, लेकिन बच्ची हर बार यही बात बोलती है कि वो खेलते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर गई, जिसकी वजह से उसके नाक पे चोट आ जाता है। हालांकि पुलिस हर प्रकार से उसको प्यार से, दुलार से, हर तरह से उसको वाला फुसला के पूछना चाहती है, लेकिन वो बच्ची हर बार यही बात बता रही होती है। हालांकि एक और अजीब सा बात हो जाता है। बात ये होता है कि किसी भी बुराई को खुलना होता है तो कोई ना कोई एक रास्ता बन ही जाता है उस बुराई को उजागर करने के लिए, और इस घटना के साथ भी इसी तरह का होता है। एक व्यक्ति होते हैं, वो एक संस्था चलाते हैं, एनजीओ चलाते हैं। उस एनजीओ का नाम होता है मेरी भावनाएं सेवा संस्था, और उसके अध्यक्ष होते हैं पवन कुमार मिश्रा जी। पवन कुमार मिश्रा भी किसी काम के सिलसिले में पुलिस स्टेशन गए होते हैं और उसी वक्त डॉक्टर लोग जब फ़ोन करते हैं कि कुछ इस तरह की घटना है, तो पवन कुमार मिश्रा भी पुलिस वालों के साथ अपनी गाड़ी में खुद वहाँ पे पहुँचते हैं, अस्पताल पे पहुँचते हैं। हालांकि सभी लोग उस बच्ची से बार बार पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची हर बार वही जवाब देती है कि पैर फिसलने की वजह से उसके नाक पे चोट लगा है। इस मामले को कहीं ना कहीं वो गंभीरता से लेते हैं। इस वाले इस चीज़ को पूछताछ करके थक जाते हैं। बच्ची नहीं बताती, हर बार यही बताती है कि पैर फिसलने की वजह से उसको चोट लगा है। तो पवन कुमार मिश्रा भी इस बार ट्राई करते हैं। कुमार मिश्रा जब बच्ची के पास जाते हैं और इतनी शालीनता से बात करते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं कि कहीं ना कहीं बच्ची को ये बात अच्छी लग जाती है और उसके दिल में उनके लिए जगह बन जाती है। उसको लगता है कि संसार में कोई सबसे प्यारा व्यक्ति है, कोई उसका खास है, तो ये वही व्यक्ति है पवन कुमार मिश्रा। और एक जब बच्ची से फिर पवन कुमार मिश्रा पूछते हैं कि बेटी तुम्हारे साथ कैसे ये चोट लगा, किस तरह की घटना हुई, तो जब बच्ची इस घटना का उजागर करती है तो कहीं ना कहीं पवन कुमार मिश्रा और पुलिस वाले और वहाँ पर मौजूद डॉक्टर के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था कि जिसके साथ इतना बड़ा अपराध हो रहा था।
जब बच्ची अपने बारे में अपनी कहानी बताती है तो वहाँ पे मौजूद डॉक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर और पवन कुमार मिश्रा भी खुद हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग और किस तरह की घटना को अंजाम दे रहे होते हैं। वो बच्ची बताती है करीब 2 साल पहले एक बार वो स्कूल से आती है और घर में कोई नहीं होता, उसका पिता अकेले देख के उसके साथ गंदा काम कर देता है, उसके साथ बलात्कार कर देता है और वो आए दिन अपनी बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देने लगता है। वो हालांकि भूल जाता है कि वो उसकी बच्ची है, उसे अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करने लगता है। जब भी मौका मिलता है अपनी हवस का उसका शिकार बनाता है। बच्ची अपनी घटना को किसी से कह नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर घुट रही होती है लेकिन अपनी बात को किसी से बता नहीं पाती। हालांकि लड़की के दादा और दादी भी इस बारे में जान चुके होते हैं, कई बार तो अपनी नज़रों से इस कृत्य को करते हुए अपने बेटे को देख लेते हैं। हालांकि वो किसी प्रकार का विरोध नहीं करते, डर के मारे कि अगर बात इस समाज में पहुंचेगी तो उनको घर की बुराई होगी। और इसी विरोध न करने के कारण उनके बच्चे का हौसला इतना बुलंद हो चुका होता है कि वो आए दिन अपनी बेटी के साथ इस गलत नाजायज़ रिश्ते को कायम कर रहा होता है। वो भूल चुका होता है कि ये बेटी है उसकी, साथ वो पत्नी वाला व्यवहार करता है। जब भी मौका मिलता है उसके साथ मुंह काला कर लिया होता है। ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है, करीब 2 सालों का वक्त गुजर जाता है। हालांकि बेटी की उम्र लगभग 15 वर्ष के आसपास हो जाती है। वो 2 सालों से इस तरह की घटनाओं को झेल रही होती है लेकिन ये घटना किसी को बताती नहीं। हालांकि उसके दादा दादी भी इस घटना को जान चुके होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी मैं कहूँगा वो दोष होता है। वो चाहते तो इस घटना को रोक सकते थे लेकिन उन्होंने भी अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली होती है। 2 सालों का जब वक्त गुजर जाता है तो उस बच्ची के दादा को लगता है कि कहीं ना कहीं इस बच्ची को दूर भेजना जरूरी है, क्योंकि वो घर में रहेगी तो वो इस तरह के अत्याचारों को उसको सहना ही, भी इस अत्याचार से उसे बचा नहीं सकता क्योंकि उसका बाप ही उस तरह का घटना को अंजाम दे रहा होता तो बचाएगा कौन। और इसीलिए उसके दादा सोचते हैं कि इस बच्ची का कहीं दूसरी जगह एडमिशन करा दिया जाए तो वो अपने बाप के पापों से बच सकती है। बच्ची के दादा सोचते हैं कि इस बच्ची को अपने घर से दूर रखा जाएगा तो ये सुरक्षित रहेगी और इसी कारण वो अपने गांव से करीब 7-8 किलोमीटर दूरी पे एक विद्यालय होता है, वहाँ पे एडमिशन कराते हैं। और उनके दादाजी जब एडमिशन कराते हैं और वहीं पर एक कमरा भी ले लेते हैं और कमरा पर जब ये दोनों पहुँचते हैं दादा और पोती, तो एक व्यक्ति मिलता है जो पास के ही मकान में रह रहा होता है। उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है उसके दादाजी से और उस बच्ची से। तो वो व्यक्ति पूछा है कि इस बच्ची को यहाँ पे छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो बताते हैं कि यहीं पे हमारी बिटिया रहेगी और यहीं पे पढ़ाई करेगी क्योंकि हमारे गांव में किसी विद्यालय का सुविधा नहीं है। वहाँ पे जो विद्यालय है वो काफ़ी खस्ता हालत में है, वहाँ पे ढंग की पढ़ाइयाँ नहीं होती, इसलिए अपनी बच्ची को यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहीं पर रहेगी और यहीं पर पढ़ाई करेगी। वो व्यक्ति बोलता है कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भी घर के सदस्य के जैसा हूँ, इसका ख्याल रखूँगा। और उसके दादाजी को विदा कर देता है। दादाजी घर चले आते हैं। वो व्यक्ति उस बिटिया से बोलता है कि बेटी आज खाना मत बनाना, मैं तुम्हारे लिए अपने घर से खाना बनवा के ले आऊँगा। और वो खाना लेके भी आता है। हालांकि उस बच्ची को क्या मालूम कि इस खाने में नशीला पदार्थ मिलाया गया होता है और बच्ची उस खाने को खाती है और खाने के बाद जब बेहोश हो जाती है तो व्यक्ति वही काम करता है जो उसके पिता हर बार करते थे, उसके साथ गलत काम करता है उस बच्ची के साथ। और बच्ची को इस बात का खबर भी नहीं लगता कि उसके साथ हुआ क्या। ऐसे ही करीब 8-10 दिनों का समय बीत जाता है। उस व्यक्ति का मनोबल इतना बढ़ जाता है कि वो आए दिन अब इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगता है। जब भी उसको दिल करता है वो आता है उस बच्ची के साथ नाजायज़ संबंध कायम करने लगता है। हालांकि शुरू में वो नशीली दवाइयाँ खिला के उस बच्ची के साथ गलत काम करता था लेकिन उसकी हरकत इतनी बढ़ चुकी होती है, उसका मन इतना बढ़ चुका होता है कि वो सामने से आता है और उसके होश हवास में उस तरह की घटना को अंजाम देने लगता है और बोलता है कि अगर तुम इस बारे में किसी से जिक्र करोगी तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और 15 साल की वो बच्ची होती है, वो किसी से कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही करीब 28 दिनों का वक्त गुजर जाता है। करीब 28 दिनों तक उस लड़की के साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है, उसके साथ बलात्कार किया जा रहा होता है। जब 28वें दिन उसके दादा आते हैं तो इस सारी घटना को बताती है। उसके दादा उसको लेकर अपने घर के ले जा रहे होते हैं। जब वो घर के दहलीज में ही कदम रख रही होती है तो उसका बाप उसको वहीं रोक लेता है और पूछता है तुम 28 दिन कहाँ थी, जहाँ थी तुमको वहीं रहना चाहिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसका बाप उस लड़की को बेतहाशा मारने लगता है। जैसे उसकी माँ को मारता था उसी तरह इस बच्ची को भी वो मारने लगता है। इतना मारता है कि उसका शुद्ध बुद्ध नहीं रहता और गुस्सा में इतना पागल हो जाता है कि अपनी बच्ची के नाक को अपने दांतों तले दबा के काटने लगता है। और जब खून का फुहारा फूटता है तो उसके दादा जो होते हैं लड़की को वो देख लेते हैं और उसको उस व्यक्ति से उस बच्ची को छुड़ाते हैं और एक वहीं पे अस्पताल होता है MDM, वहाँ पे लेके जाते हैं। और वहाँ पे जब ये बुजुर्ग व्यक्ति उस बच्ची को लेके जब अस्पताल पहुँचे और डॉक्टरों का कहीं ना कहीं शक गहराने लगता है और वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस भी आती है लेकिन पुलिस भी कोई कामयाबी नहीं कर पाती। लेकिन जो पवन कुमार मिश्रा होते हैं उनकी वजह से इस घटना का पर्दाफाश होता है। अगर पवन कुमार मिश्रा शायद नहीं आते तो इस घटना के बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होती। हालांकि जो 2 व्यक्ति होते हैं, एक पड़ोसी होता है और उसका पिता, उनको गंभीर धाराओं के अंतर्गत जेल में भेज दिया जाता है। बच्ची को जब घर जाने के लिए कहा जाता है कि तुम अपने दादाजी के साथ अपने घर चले जाओ तो बच्ची साफ मना कर देती है। और जब पुलिस और तफ्तीश करती है तो एक चीज़ और खुल के सामने आ जाती है। जो व्यक्ति होता है जो 28 दिनों तक बच्ची के साथ बलात्कार कर रहा होता है वो इसके दादा को करीब 50,000 रुपया दिया होता है और इसी के बदले में उस बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा होता है और बच्ची कुछ समझ ही नहीं पाती। तुम बच्ची के साथ जो इस तरह का घटना होता है, जिस तरह के अत्याचार होता है, इस तरह का अपराध होता है, उस बच्ची का क्या कसूर था कि उसके साथ इस तरह का अत्याचार किया होता है। और अत्याचार करने वाला कोई दूसरा नहीं, उसका सगा बाप होता है। उस बच्ची की जो माँ इसको छोड़ के चली गई होती, काश वो इस बच्ची को अपने साथ लेके गई होती तो शायद इस बच्ची का भविष्य इस तरह का नहीं होता। बच्ची के जो शरीर पे चोट लगता है वो तो मिट जाएगा लेकिन उसके जहन में, उसके दिमाग में जो चोट लगा होता है वो शायद कभी ज़िंदगी में वो बच्ची भूल नहीं पाएगी।
इस घटना को सुनाने का और बताने का मकसद किसी को तकलीफ या दुख पहुंचाने का नहीं है। इस कहानी के बारे में आपका क्या राय है? अगर किसी प्रकार सलाह हो या सुझाव हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।